हेलो। 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 हाँ जी सर। हाँ जी मैम, कंटेंट आपका गायब हो गया कहीं। अच्छा अभी आ रहा था, कंटेंट चला गया। आ गया। अब आ गया। ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दी क्लास। चलिए ठीक है सर। नमस्कार। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर संजीता आज आप लोगों को हिंदी गद्य का उद्भव और विकास कराने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं ये आप लोगों का जो एसओएल का स्टडी मटेरियल है, यही मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर किया हुआ है, इसी के माध्यम से मैं आपको करा रही हूँ। तो हिंदी गद्य उद्भव और विकास, ठीक है, हमारा टॉपिक ये है। और इसके नीचे है खड़ी बोली गद्य का उद्भव और विकास। पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि गद्य है क्या। ठीक है, तो साहित्य की दो विधाएं होती हैं, एक गद्य होता है, एक पद्य होता है। ठीक है, तो जो गद्य होता है वो विचार प्रधान होता है, तो उसमें विचार होता है। और जो पद्य होता है उसमें लय होती है, सुर होता है, और वो भाव प्रधान होता है। तो गद्य और पद्य का ये दोनों का अंतर आप पहले समझ ले कि गद्य होता क्या है। अच्छा, गद्य के अंतर्गत जो विधाएं आती हैं, वो है नाटक, कहानी, उपन्यास, ये सारी जो रेखा चित्र, संस्मरण, है ना, ये विधाएं जो हैं गद्य की विधाएं कहलाती हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आधुनिक काल को किसकी संज्ञा दी है? गद्य काल की संज्ञा की दी है, क्योंकि आधुनिक काल में ही गद्य का संपूर्ण विकास हुआ। अंग्रेजों के भारत आने और शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ, क्योंकि अंग्रेजों को चाहिए थे भारत में पढ़े लिखे बाबू, तो उसके लिए उन्होंने हिंदी गद्य को चुना। सॉरी, उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को चुना, और उन्होंने हिंदी के प्रसार प्रसार के लिए जो है उसमें साहित्य रचनाएं भी करवाई। खड़ी बोली साहित्य की सूचना 13वीं शताब्दी में हमें मिलती है, यद्यपि इससे पहले इसके कुछ लक्षण मिलते हैं। मध्यकाल में मध्यकाल है, ये भक्ति काल को भी जो है मध्यकाल कहा जाता है। तो मध्यकाल में ब्रज भाषा गद्य के दर्शन होते हैं, यानी जो हमारा गद्य था उसकी भाषा ब्रज रही मध्यकाल में। किंतु खड़ी बोली के गद्य के कुछ पुराने उदाहरण विद्वानों ने खोज निकाले हैं, जिसमें एक तो नाथ सिद्ध जो थे और निरंजनी संप्रदाय के साधुओं से प्राप्त हुई कई रचनाओं में खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक रूप के दर्शन हमें होते हैं। नाथ सिद्ध, जैसे नाथ सिद्धों में गोरखनाथ, है ना, और 84 सिद्ध हुए हैं हमारे, और एक निरंजनी संप्रदाय भी हुआ। तो जो इनके साधु थे, इन्होंने कुछ साहित्य रचा और उसमें हमें खड़ी बोली गद्य के दर्शन होते हैं। इस दृष्टि से कुछ विद्वान गोरखनाथ के शिष्ट प्रमाण जैसे ग्रंथों को भी गद्य के आरंभिक रूप के रूप में स्वीकार करते हैं। महादेव, गोरख, गोष्ठी, अभय मात्रा, जोग आदि ग्रंथों में खड़ी बोली के शब्दों और शैलियों को देखा जा सकता है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ब्रज भाषा गद्य की कुछ रचनाएं एक मिनट, धनु। हाँ, खड़ी बोली गद्य की सूचना 13वीं शताब्दी में मिलती है, यद्यपि इससे
पहले भी इसके पूर्व गद्य के कुछ लक्षण मिलते हैं। मध्य काल में ब्रज भाषा गद्य के दर्शन होते हैं, किंतु खड़ी बोली गद्य के कुछ पुराने उदाहरण भी विद्वानों ने खोज निकाले हैं। अच्छा, मैंने ये आप लोगों को करा दिया था, इसके नीचे चलते हैं। तो नाथो सिद्धोर निरंजनी संप्रदाय के साधुओं से प्राप्त हुई रचनाओं में खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रूप के हमें दर्शन होते हैं। कुछ विद्वान गोरखनाथ के शिष्ट प्रमाण जैसे ग्रंथों में गद्य के प्रारंभिक रूप को स्वीकार करते हैं। महादेव, गोरख, गोष्ठी, अभय मात्रा जोग आदि ग्रंथों में खड़ी बोली के शब्दों और शैलियों को देखा जा सकता है। 16वीं शताब्दी में ब्रज भाषा गद्य की रचनाएं मिलती हैं। तदवंतर संवत 1768 में लिखा हुआ राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वशिष्ठ ग्रंथ मिलता है, जिसकी भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली है। इसकी भाषा को देखकर शुक्ल जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मुंशी सदा सुखलाल और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अत्यधिक पुष्ट और परिमार्जित था। इसके पश्चात सन 1766 में दौलत राम जैन ने रवि शेणाचार्य कृत पद्म पुराण का भाषानुवाद प्रस्तुत किया। इसकी भाषा का नमूना कुछ इस प्रकार है। कैसे हैं श्री राम, लक्ष्मी पर आलिंगित है, हृदय जिनका और प्रफुल्लित है, मुख रूपी कमल जिनका महापुण्यधारी पुण्य अधिकारी है, महाबुद्धिमान है। ऐसे जो श्री रामचंद्र, उनका चरित्र भी गदाधर देव ही किंचित मात्र कहने को समर्थ है। इस विवरण से स्पष्ट है कि खड़ी बोली गद्य प्राचीन काल से ही स्वाभाविक रूप से जाना जाता है या जनता के बीच से ही विकसित हुआ। यह कहना ठीक नहीं होगा कि मुसलमानों की और अंग्रेजों के आने से उसका विकास हुआ। यह बात ठीक है कि मुसलमानों और अंग्रेजों के आने से जो परिस्थितियां बनी, उनमें खड़ी बोली का निरंतर महत्व मिलता गया, परंतु खड़ी बोली का गद्य स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ। फिर भी खड़ी बोली की गद्य विकास फोर्ट विलियम कॉलेज, ईसाई मिशनरियों, इसको थोड़ा प्रेस और समाचार पत्रों का भी कम योगदान नहीं है। अच्छा, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज ने कलकत्ते में 1800 ईस्वी में अंग्रेजों ने कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी की शिक्षा के साथ साथ हिंदुस्तानी आदि की पुस्तकें लिखाने का कार्य भी प्रारंभ किया। गिल क्राइस्ट हिंदुस्तानी के अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने हिंदुस्तान के अंतर्गत उर्दू को विशेष महत्व दिया, किंतु बाद में विलियम क्राइस्ट ने उर्दू के स्थान पर हिंदी को प्रमुखता दी और इस पर हिंदी को महत्व मिला। फलतः भाषा यानी हिंदी में पुस्तकें तैयार करवाने की योजना हुई और इसके अंतर्गत लल्लू लाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नसी के तो उपाख्यान लिखा। लल्लू लाल सन 1756 से 1825 ने लगभग 11 कृतियां लिखी, पर हिंदी गद्य की दृष्टि से प्रेम सागर को विशेष महत्व मिला। इसकी भाषा का एक नमूना प्रस्तुत है। महाराज, जिस काल बाला 12 वर्ष की हुई तो उसके मुखचंद्र की ज्योति देखकर पूर्णमासी की चंद्रमा छविहीन हुआ। बालू की श्यामलता के आगे अमावस्या की अंधेरी फीकी लगने लगी। उसकी चोटी सटकाई नागिन अपनी केचुली छोड़ सपट गई। बोहों की बंकाई निरख धनुष धधकाने लगा। आंखों की बड़ाई चंचलई देख मृग मीन खंजन सिखाए रहे। सदल मिश्र ने चंद्रावती और रामचरित भी लिखे। उनकी कृति का आधार नसी के तो उपाख्यान ही है।
इसकी भाषा संस्कृत गर्भी है और उस पर ब्रज और भोजपुरी का रंग चढ़ा हुआ है। अब बच्चों, जो मैंने आपको ये ऊपर इतना सारा पढ़ के बताया, कुल मिला के मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। हुआ क्या, 1800 ईस्वी में कलकत्ता में एक कॉलेज खुला जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। और उस कॉलेज की जो हिंदी के एक प्रोफेसर नियुक्त किए गए, उनका नाम था गिलक्राइस्ट। और उन्होंने जो है 2 और लोगों को नियुक्त किया, वो थे लल्लूलाल और सदल मिश्र, ठीक है। तो सदल मिश्र ने नचिकेतोपाख्यान लिखा और लल्लूलाल ने प्रेम सागर लिखा, ठीक है। तो ये जो है हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए इन किताबों का लेखन संपादन किया गया। और ये जो नचिकेतोपाख्यान था, इसकी भाषा कैसी थी, संस्कृत गर्भी थी और उस पर ब्रज और भोजपुरी का रंग चढ़ा हुआ था, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, ये मुझे ये लगा कि हो सकता है बच्चों को ये थोड़ा सा समझ नहीं आया हो, तो मैंने इसको अपने शब्दों में आपको समझा दिया। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था और उसमें कौन से जो है टीचर आए और किसने क्या लिखा। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई और कहाँ हुई, कलकत्ते में हुई। और इसमें जो प्रोफेसर आए हिंदी के, उनका नाम था गिलक्राइस्ट। और उन्होंने 2 जो प्रोफेसर और अपने साथ में वो लगाए, उनका नाम था लल्लूलाल और सदल मिश्र। तो सदल मिश्र ने नचिकेतोपाख्यान लिखा और लल्लूलाल ने प्रेम सागर की रचना की, ठीक है। ये आपको मोटा मोटा याद रखना है। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर भी खड़ी बोली हिंदी में गद्य रचना होती रही। इस प्रकार आश्रम में रहे बिना जो लोग इस प्रकार की खड़ी बोली के गद्य में श्री वृद्धि करने में लगे थे, उसमें सब मुंशी सदा सुखलाल और इंशाअल्लाह खां भी उल्लेखनीय है। सदा सुखलाल ने प्रेम सुख सागर की रचना की। उनकी भाषा कथावाचकों की भाषा से मिलती जुलती है। कथावाचक जो मतलब जो कथा सुनाते हैं पंडित जी, ठीक है। और जैसे जो बात सत्य होए उसे कहा चाहिए, कोई बुरा माने कि भला माने, विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्य इसका सत्यवृत्ति है वह प्राप्त हो और निज का स्वरूप में लय हुजिए। इसकी तुलना में इंशाअल्लाह खां की रानी केत की कहानी लिखकर प्रौढ़ भाषा को जो उदाहरण प्रस्तुत किया इंशाअल्लाह खां ने, ठीक है। ये भाषा जो है कथावाचकों जैसी थी। फिर उसके बाद है ईसाई प्रचारक खड़ी बोली गद्य, यानी खड़ी बोली हिंदी के प्रचार प्रसार में ईसाइयों की क्या भूमिका रही। तो फोर्ट विलियम कॉलेज या फोर्ट विलियम राजकाज के लिए हिंदी गद्य का विकास करा रहा था। तो ईसाई मिशनरी अपने धर्म प्रचार के लिए जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहा था। तो गद्य निर्माण में योग दे रहे थे। 1766 में पहला ईसाई प्रचार केंद्र कलकत्ते के पास श्री रामपुर में स्थापित हुआ। इसके बाद उनका तांता लग गया। 1811 में बाइबल का हिंदी अनुवाद भी छपा। ईसाइयों ने शुद्ध हिंदी को प्रश्रय दिया। बाइबल के 4थे संस्करण की भूमिका में स्पष्ट लिखा गया है कि हम हिंदुस्तानी की उस बोली को हिंदुई या हिंदी समझते हैं जो मुख्यतः संस्कृत से बनी है और मुसलमानों के आने से पहले संपूर्ण हिंदुस्तान में बोली जाती थी। इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार अंग्रेजों को यह स्पष्ट हो गया कि भारत की जनभाषा उर्दू नहीं है, हिंदी है। इनकी भाषा का एक उदाहरण नीचे है। जब यह नाव बन चुकी तो ईश्वर ने उसे आज्ञा की कि तुम अपने कुटुंब अर्थात 8 जने, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारे 3 पुत्र और उनकी स्त्रियां और एक एक जोड़ा सब जीवों को इसमें रख के बचाओ। जब ये सब इसमें बैठ चुके तब बड़े बड़े सोन पृथ्वी के आगे और आकाश से मेह मूसलाधार जीव जंतु ना मरे। मूसलाधार 40 दिन और रात लगातार बरसता रहा जब तक सबसे बड़े पहाड़ जल में ना डूबे और सब जीव जंतु ना मरे। पीछे ईश्वर प्रसन्न हुए, मेघ थमा, मेघ माने मेघ, जल अपने ठिकाने से लगा और नूर ने अपने कुटुंब समेत उसमें से निकल पृथ्वी पर ईश्वर के निमित्त बलिदान दिया। आर्य समाज। अब आर्य समाज का क्या योगदान है हिंदी के प्रचार प्रसार में।
ईसाइयों के धर्म प्रचार के समानांतर हिंदू जनता के बीच आर्य समाज ने महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 में अपना धर्म ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाशित किया। उनकी प्रेरणा से आर्य समाज ने हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, किंतु इसके बावजूद भी इनकी भूमिका सीमित ही रही। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के शब्दों में, इन आंदोलनों का इतिवृत्त पढ़कर यह निष्कर्ष निकलता है कि अभी तक हिंदी गद्य के स्वरूप निर्माण एवं विकास के दो स्वरूप थे, एक तो फोर्ट विलियम कॉलेज और दूसरा धार्मिक संस्थाएं। अंग्रेजों की हिंदी संबंधी नीति भिन्न थी, अतः फोर्ट विलियम कॉलेज के से संबंधित पंडितों द्वारा हिंदी गद्य को अपेक्षित शक्ति न मिल सकी। धार्मिक संस्थाओं को जनता के निकट अपना प्रचार अभिप्सित था, अतः वहां भी हिंदी गद्य में स्थिरता न आई और प्रौढ़ता नहीं आई। ईसाई प्रचारकों की शैली ग्रामीण तत्व लिए हुए थी और आर्य समाज के ग्रंथ संस्कृत निष्ठ थे। उधर स्वतंत्र गद्य परंपरा जो राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम, सदा सुख आदि द्वारा प्रचलित हुई, अपना स्वरूप विकास अनुकूल वातावरण के अभाव में न कर सकी। भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था, वे अपनी भाषा और संस्कृति का प्रचार चाहते थे। मुसलमान जनता उर्दू और फारसी की पक्षपाती थी, अतः हिंदी गद्य को केवल जन बल का सहारा था। भाषा के विकास में इस दृष्टि से उस समय तीन माध्यम प्रगतिशील रहे: शिक्षा संस्थाएं, समाचार पत्र और कचहरियां। खड़ी बोली गद्य के प्रसार में शिक्षा संस्थाओं, कचहरियों और पत्र पत्रिकाओं का योगदान भी रहा। शिक्षा संस्थाओं के लिए अनेक पाठ्य पुस्तकें लिखी गई। इसके अतिरिक्त 1803 में सरकार की ओर से यह घोषणा हुई कि सब इश्तहारनामे नागरी भाषा और लिपि में लगाए जाए, तो इससे भी कचहरियों से फारसी और उर्दू का प्रभाव खत्म हुआ। अदालती काम देश में प्रचलित भाषा में होने लगा। प्रेस की स्थापना के साथ पत्र प्रकाशित होने शुरू हुए। 1826 में जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में हिंदी का पहला पत्र जो है उद्दंड मार्तंड प्रकाशित हुआ। ये इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि जो हिंदी का पहला पत्र था उद्दंड मार्तंड, वो 1826 में जुगल किशोर जी ने संपादित किया। इसके बाद बंगदूत सन 1829 में जगत दीपक भास्कर और फिर बनारस अखबार सुधाकर प्रकाशित हुए। 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार सुधा वर्णन कलकत्ते में प्रकाशित हुआ। इन सब पत्रों के माध्यम से हिंदी गद्य के उद्भव या स्वरूप को लेकर जो विवाद खड़े हुए, एक वर्ग संस्कृत प्रधान भाषा के पक्ष में था, दूसरा उर्दू बहुल भाषा की। एक के नेता राजा लक्ष्मण सिंह थे और दूसरे के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इस विवाद को आगे चलकर खड़ी बोली गद्य को एक विशिष्ट दिशा और दृष्टि मिली। वस्तुतः हिंदी गद्य को उभरने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। एक तो शासक वर्ग ने उसे उचित प्रोत्साहन नहीं दिया, दूसरा उसे उर्दू के कारण बहुत सा विरोध सहना पड़ा। इसका एक अच्छा परिणाम यह हुआ कि हिंदी से एक पृथक भाषा के रूप में हिंदी जाने लगी। सरकारी नीति और विरोधियों की चिंता न करते हुए भी हिंदी स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगी। इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी के गद्य के विकास में तत्कालीन आवश्यकताएं और अपेक्षाएं का बहुत बड़ा हाथ है। फिर भी भारतेंदु से पूर्व उसे इच्छित व्यवस्थित स्वरूप नहीं मिल पाया। भारतेंदु युग के साथ ही हिंदी गद्य का एक नव निर्माण हुआ। उसने एक नई भूमि पर, नई जमीन पर पैर रखा। हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का परिचय। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों को हिंदी गद्य के जो विभिन्न रूप मैंने आप लोगों को बताए थे कि नाटक है, उपन्यास है, कहानी है ना, ये सारे हिंदी गद्य के रूप हैं, तो इनका भी मैं परिचय दूंगी। तो गद्य की प्रतिष्ठा का युग 1874 से 1900। भारतेंदु से पूर्व का काल गद्य के स्थिर हो जाने का युग था।
भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 के नेतृत्व में हिंदी गद्य में एक नया निखार आया और उनकी कई विधाएं विकसित हुई। इससे पूर्व साहित्य के नाम पर हिंदी में केवल काव्य की संपदा ही मात्र थी। भारतेंदु ने गद्य की विविध विधाओं, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि में रचना होने लगी। साथ ही इतिहास, भूगोल, धर्म, पुराण, जीवनी, यात्रा, गणित, राजनीति जैसे बहुमुखी विषयों को लेकर भी लेखन होने लगा। भारतेंदु ने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्वयं 3 पत्रिकाएं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका निकाली थी और उसे गद्य पद में काव्य, प्राचीन व्रत, राज्य संबंधी विषय, नाटक विधा और कला पर लेख, लोकोक्ति, इतिहास, परिहास, गद्य और समालोचना सभी से संभूषित किया गया था। भारतेंदु काव्य के क्षेत्र में भले ही परंपरावादी रहे हों, पर गद्य के क्षेत्र में वे नितांत आधुनिक थे। इसके अतिरिक्त उनका व्यक्तित्व इतना समर्थ था कि अनेक लेखक उनके चारों ओर एकत्रित हो गए। इसमें लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, अब मत उठा, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमचंद, राधा कृष्ण स्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, अंबिकादित्य व्यास, इनका नाम उल्लेखनीय है। इन लेखकों ने गद्य की अनेक विधाओं को समृद्ध किया, किंतु युग की आवश्यकताओं के कारण संभवतः इस काल के लेखकों ने अपनी बात को कहने के लिए चुना। आधुनिक काल, हिंदी गद्य का परिचयात्मक इतिहास। भारतेंदु युग में भारतेंदु से पूर्व जो कथात्मक पुस्तकें लिखी गई, वे आधुनिक उपन्यास और कहानी से मिलती जुलती होने पर भी उससे भिन्न थी। वास्तव में उपन्यास और कहानी पश्चिम साहित्य की देन है। भारतेंदु युग में जो उपन्यास लिखे गए उनमें उपन्यास विधा का उचित निर्वहन न होने के कारण उन्हें सच्चा उपन्यास नहीं कहा जा सकता। सच तो यह है कि हिंदी में वास्तविक उपन्यास की रचना सर्वप्रथम प्रेमचंद ने ही की। यूं तो ऐतिहासिक दृष्टि से लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। यह पश्चिमी उपन्यास शैली पर आधारित था और यथार्थ जीवन का चित्र पर प्रस्तुत करता था, परंतु कला की दृष्टि से बहुत अपरिपक्व है। उसमें उपदेश की प्रवृत्ति प्रधान है। अब आप लोगों को ये लगेगा कि ऐतिहासिक उपन्यास कैसे होते हैं, ठीक है, और यथार्थवादी कैसे होते हैं। यथार्थवादी उपन्यास वो उपन्यास हैं जिसमें जो जैसा है वैसा ही प्रस्तुत किया जाता है ना। यथार्थवादी जो जैसा है वैसा ही। और आदर्शवाद, जो ये प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे वो आदर्शवादी उपन्यास लिखे, यानी जीव ऐसा होना चाहिए, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा विद्रोह नहीं था। परीक्षा गुरु से पूर्व भी देवरानी जेठानी, रीति रत्नाकर, वामा शिक्षक, भाग्यवती आदि कुछ उपन्यास जैसी कथा पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, परंतु वे भी मुख्यतः शिक्षात्मक और अपरिपक्व थी। भारतेंदु ने भी 1866 ईस्वी में कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती लिखने का यत्न किया था और चंद्रप्रभा और पूर्ण प्रकाश शीर्षक मराठी व संशोधन भी किया था। उनकी प्रेरणा से राधाचरण गोस्वामी, गदाधर सिंह, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र आदि ने बंगला की बहुत से उपन्यासों को हिंदी में अनुवाद किया और मौलिक उपन्यास भी लिखे। इन लेखकों के अतिरिक्त बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, रामकृष्ण वर्मा और भी कई लेखकों ने बंगला उपन्यासों का अनुवाद किया। अंग्रेजी में कुछ उपन्यासों का अनुवाद भी हुआ। भारतेंदु काल के मौलिक कथा ग्रंथों और उपन्यासों में महत्वपूर्ण है जगमोहन ठाकुर का श्याम स्वप्न, पंडित बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी,
तथा सो अजान एक सुजान किशोरलाल गोस्वामी का स्वर्गीय कुसुम, राधाचरण गोस्वामी का विधवा विपत्ति, राधा कृष्ण दास का निस्साय हिंदू, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रेम कांता और रतन चंद प्लीडर प्रणीत नूतन चरित्र, ये सभी उपन्यास प्राय 100 उद्देश्य और शिक्षाप्रद हैं, पर कला की दृष्टि से दुर्बल है। इनमें परिवार और समाज का साधारण अच्छा अंकन हुआ है। उच्च चरित्र, वीरता और प्रेम की कथा प्रस्तुत करने वाले ऐतिहासिक उपन्यासों में भी उपन्यास भी लिखे गए, परंतु उसमें इतिहास के तथ्यों का ठीक प्रकार से निर्वाह नहीं हुआ है। ये था आपका भारतेंदु युग। मैं आप देखती हूँ आप लोगों ने कोई प्रश्न तो नहीं किया। अगर कोई प्रश्न है तो लिखिए आप लोग। नंबर क्यों दे रहे हो बच्चों? आपके प्रश्न देख रही हूँ बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे पास हिंदी बी थी, बट फोर्थ सेमेस्टर में मुझे हिंदी सी मिली है। मैम कंफर्म करना था कि मेरा सब्जेक्ट हिंदी सी होगा फोर्थ सेमेस्टर का। देखो बच्चों, ये नॉन टीचिंग का मामला है, आप उनसे पूछिए, मुझे ये चीजें नहीं पता होती है। आप मुझसे मेरे विषय से रिलेटेड पूछ सकते हैं। क्लास स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा ठीक है। हेलो। नहीं बच्चे, हिंदी ए और हिंदी बी और हिंदी सी बिल्कुल अलग है। हिंदी ए जो है वो बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने 12वीं तक हिंदी की है, पढ़ी है। और हिंदी बी वो बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने 10वीं तक हिंदी पढ़ी है। और हिंदी सी वो बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने 8वीं तक हिंदी पढ़ी है। ठीक है बच्चे, मैं जूम इनटू द PDF, it will be easy to read them. Okay. 50% PDF प्रोवाइड कर दीजिए बच्चे। ये तो साइट पे ही है, मैंने तो साइट से ही डाउनलोड किया है। मैं कोई पर्सनली इसको कहीं और से नहीं लेके आई। ठीक है, आप SOL की साइट पे जाइए, वहां मटेरियल पे ये उपलब्ध है। लल्लू लाल कौन है? लल्लू लाल एक शिक्षक रहे, ठीक है, एक टीचर रहे। उन्होंने जो है जो हिंदी है, ठीक है, उससे रिलेटेड पुस्तकें लिखी। आप ऐसे ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो। चलिए ठीक है, मैं करती हूँ। बच्चे मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना रही, प्लीज। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना पाऊंगी। व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं बनाऊंगी मैं। ठीक है बच्चों, सभी एक ही बात बोल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप।
एक्सप्लेन कर दो सब। गद्यानाश क्या होता है? गद्यानाश, गद्यांश, गद्यांश कह सकते हो आप। गद्यांश होता है एक पैराग्राफ को गद्यांश बोलते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा एक्चुअली, इसलिए नहीं आ रहा बच्चे, ये इतिहास है ना, हिंदी समझ ही नहीं आती कि आप लोगों ने कम स्क्रॉल अप एंड डाउन द क्वेश्चन। We can see this class offline. I don't know. मैम हिंदी सी नोट्स नहीं मिलेगा? नहीं, नोट्स यही नोट्स है बच्चे। मैम मैंने तो 10 तक पढ़ी है, फिर भी हिंदी सी तो 10 तक पढ़ी, तब भी हिंदी सी मिल सकती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लल्लू लाल के साथ दूसरा कौन थे? सदल मिश्र थे। अच्छा, मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ बच्चों, ठीक है? ठीक है, देखो बच्चों, अब सुनो, अब उसको पीडीएफ को रखो साइड में। अब मैं जो बोलती हूँ सिर्फ वो सुनो। मुझे लगता है उसके सुनने से मतलब आपको सारा समझ आएगा। एनीवन एल्स? क्लास स्टार्टेड ओनली। चलिए ठीक है। ये चलो देखो, अब मैं सिर्फ बोलूंगी, आप सुनेंगे। जब हम हिंदी गद्य के विकास की बात करते हैं, ठीक है, तो हिंदी गद्य का विकास जो प्रॉपर हमारा होता है वो होता है 1850 से शुरू, जब भारतेंदु आते हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने गद्य की शुरुआत की, मतलब 1850 से पहले सिर्फ काव्य होता था, ठीक है, और काव्य में भी ब्रज भाषा होती थी। लेकिन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो गद्य और पद, मतलब सॉरी, गद्य में खड़ी बोली हिंदी बोले के आए। तो उससे पहले ब्रज भाषा का प्राधान्य था। तो गद्य की शुरुआत देखा जाए तो हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से होती है। अच्छा, साहित्य के दो रूप होते हैं, एक तो गद्य और एक पद, ठीक है। तो अब प्लीज नोट ऑफ, गद्य और पद साहित्य के दो रूप होते हैं। तो जब हम गद्य की बात करते हैं तो गद्य की शुरुआत 1850 से होती है, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं। उन्होंने गद्य के विभिन्न रूपों का विकास किया, जैसे कि नाटक, कहानी, उपन्यास, संत समरण, चित्र, जितने भी टाइप का गद्य होता है वो सब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शुरुआत की। अब उन्होंने नाटक में अंधेर नगरी चौपट राजा ये नाटक लिखा, भाट दुर्दशा लिखा, वैद की हिंसा हिंसा न भावती ये नाटक लिखा। तो ये हिंदी गद्य का विकास था और इसमें खड़ी बोली हिंदी का जो है प्राधान्य रहा। उससे पहले भाषा जो है हमारी ब्रज होती थी, ठीक है। अब आपको मुझे लगता है थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। और जो हमने लल्लू लाल और सदल मिश्र की बात की वो ये था कि जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का साम्राज्य था तो उस समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई कलकत्ते में, जो कि 1800 ईस्वी के आसपास हुई। उसमें एक टीचर, एक प्रोफेसर नियुक्त की गई हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, गिल क्राइस्ट। और उसके बाद उन्होंने 2 टीचर और अपॉइंट किए, सदल मिश्र और लल्लू लाल, ठीक है। उन्होंने जैसे सदल मिश्र ने जो है वो नचिकेता उपाख्यान लिखा और लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा, ठीक है। उसके बाद इसी अगर सीक्वेंस में हम आगे देखते हैं तो ये ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। तो वो भी हमारी हिंदी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में उसकी अपनी भूमिका रही।
और उसके बाद जो आर्य समाज है उसने भी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का सहारा लिया, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिनकी भाषा जो है संस्कृत निष्ठ हिंदी थी। संस्कृत निष्ठ हिंदी वो होती है जिसमें संस्कृत से आए तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, मुझे लगता है अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर जब ये सारे लोग आए और उसके बाद भारतेंदु आते हैं, तो भारतेंदु ने फिर गद्य के सभी रूपों जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, इन सब का विकास एक साथ किया। और जितना आधुनिक काल में गद्य का विकास हुआ उससे पहले वो नहीं हुआ। देखा जाए तो वो सुप्त अवस्था में तो सोया हुआ था। तो जब हम 1850 से 1900 के टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो उस समय जब भारतेंदु थे तो उनके साथ जो और भी राइटर्स थे, ठीक है, जैसे किशोरलाल गोस्वामी और देवकीनंदन खत्री। अगर आप लोगों ने चंद्रकांता सीरियल देखा होगा तो चंद्रकांता संतति जो है लिखा देवकीनंदन खत्री ने, जो कि जासूसी उपन्यास था, और वो लोगों ने उस समय भी इतना फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ, और उसके बाद जब टीवी पे आया तो भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो ये है हमारा हिंदी गद्य का विकास। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, ठीक है। और हिंदी गद्य के विकास में नाटक का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जब भारतेंदु लिख रहे थे 1850 में, उस समय भी हमारे भारत पर जो है अंग्रेजों का कब्जा था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पाया कि जब तक हमारे भारतीयों को, क्योंकि वो जनता जो अशिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी नहीं, तो उनको ये लगा कि कोई ऐसा माध्यम लाया जाए जो जिससे हमारी जो जनता है वो उसको समझ सके। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक को चुना, क्योंकि नाटक क्या होता है, दृश्य और श्रव्य। उस समय क्योंकि टीवी नहीं होता था, ठीक है, और टीवी अगर हो वैसे होता ही नहीं था, सामान्य जनता के बीच नहीं था, ना रेडियो था, और रेडियो भी आया है बाद में, लेकिन था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर एक व्यक्ति के पास था, जैसे आज सबके पास स्मार्टफोन है, उस तरह से नहीं था। पहले क्या होता था कि लोगों के पास रेडियो था, तो जैसे बहुत दूर किसी एक के पास हो, तो वो जन सामान्य के लिए सुलभ चीजें नहीं थी। साइकिल भी नहीं होती थी, बहुत कम लोगों के पास साइकिल होती थी। तो अगर फिर हमें सूचना कहाँ से प्राप्त होती, हम जागरूक कहाँ से होते? तो समाज को जागरूक करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है वो नाटक का सहारा लिया, और उन्होंने नाटक लिखा, और नाटक के माध्यम से जो हमारी अशिक्षित जनता थी, सोई हुई जनता थी, उसको जगाने का कार्य किया। और फिर जो है लोगों ने अब उनका एक जो नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, तो उन्होंने इस नाटक की रचना की। और ये नाटक जो है उस समय की राजनीति पे करारा व्यंग्य है, क्योंकि जो उस समय जो अंग्रेजी राज था उसमें जो कानून व्यवस्था थी कि गलती की जैसे किसी की भी हो, सजा, मतलब जैसे सजा देनी है वो किसी को भी दे दी जाए। तो जो अंधेर नगरी चौपट राजा है, उसको अगर बहुत छोटे में बताती हूँ मैं आप लोगों को, एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है, वे एक राज्य में जाते हैं जहाँ पर हर चीज जो है टके से मिलती है। टका माने 1 रुपए का 100वां हिस्सा, ठीक है, और शेर माने 1 kg, ठीक है। तो सारी चीजें हीरा मोती, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल, कुछ भी, मतलब सब कुछ जो है 1 रुपए के 100 हिस्से में 1 किलो मिल रहा था। तो गुरु ने कहा कि ये राज्य सही नहीं है, यहाँ से हमें जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर कीमती वस्तु और निम्न वस्तु का एक ही दाम हो, उस राज्य में हमें नहीं रहना। लेकिन चेला नहीं मानता, चेला थोड़ा सा पेटुराम था, तो वो वहीं रह जाता है, गुरु वहां से चले जाते हैं। तो फिर जो है एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे होते हैं, तो किसी ने गुहार लगाई कि हमें इंसाफ चाहिए। तो मेरी बकरी मर गई। तो राजा ने कहा किसने मारी? तो उसने कहा कि मेरी मतलब फला फला आदमी की दीवार के नीचे गिर के मर गई। तो उस आदमी को बुलाया गया जिसकी दीवार थी। तो उसने कहा कि भाई मैंने तो दीवार बनाने के लिए मतलब जो है ईंटें वहां से ली थी। तो ईंट वाले को बुलाया गया। ईंट वाले ने कहा कि भाई मैंने तो ईंट ठीक दी थी। तो मिस्त्री को बुलाया गया। मिस्त्री ने कहा भाई मैं तो जो ठीक बना रहा था, और एक औरत जो है वहां से गुजर रही थी जो पायल पहनी हुई थी, तो उसकी पायल की छम छम जो होती जा रही थी, तो मेरा ध्यान जो उसकी पायल की छम छम पे गया।
तो दीवार टेढ़ी हो गई, तो इसलिए जो है दीवार गिरी और बकरी मर गई। तो फिर जो है उस औरत को बुलाया गया, तो उसने कहा कि मैंने तो ये पायल सुनार से ली थी। फिर सुनार को बुलाया गया, तो फिर फाइनली हुआ कि चलो भाई इसको फांसी दे देते हैं। तो सुनार को फांसी देना तय हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सुनार का जो गला था वो बहुत पतला था, तो जब फांसी देने का टाइम आया तो उसका फंदा उसके गले में फिट नहीं आया। अब फिर राजा ने कहा कि भाई ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लेके आओ जिसका गला जो है इस फंदे में फिट हो जाए, क्योंकि गुनाह हुआ है, सजा तो देनी है। तो फिर उसके बाद उसको बुला के मतलब फिर वो ढूंढा गया कि भाई किसका गला जो है उसमें फंदे में फिट होगा। फिर देखा तो वो जो है गोवर्धन दास, वो जो चेला वहां रह गया था, वो खा खा के बहुत मोटा हो गया था, तो उसको लाया गया। फिर उसने कहा कि भाई मेरा कसूर क्या है? तो उसने कहा कि तुम्हारा गला जो है इसमें फिट हो रहा है, इसलिए तुम्हें फांसी दी जाएगी। तो उसने फिर अपने गुरु को याद किया कि प्रभु, गुरुदेव बचाओ। गुरुदेव जी प्रकट हुए। गुरुदेव ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि भाई तो इस ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए। तो उसने कहा कि गुरुदेव क्षमा करो, त्राही माम बचाओ अब। तो गुरुदेव ने कहा जैसा मैं कहूँ ऐसा करते जाना। तो उसने कहा ठीक है। अब जो है गुरुदेव कह रहे पहले मैं फांसी चढ़ूंगा। शिष्य बोला पहले मैं चढ़ूंगा। उसने कहा पहले मैं। तो महाराज ने कहा भाई ये क्या चल रहा है आप लोगों का? तो गुरुदेव ने कहा कि ये जो अभी योग चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है, ये ऐसा अमृत समय है कि इस समय जो भी फांसी चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो मैं गुरु हूँ, पहले फांसी चढ़ने का अधिकार, पहले स्वर्ग जाने का अधिकार मेरा है। तो शिष्य ने कहा नहीं नहीं मेरा है, मैं जाऊंगा। तो महाराज ने कहा कि नहीं नहीं मैं यहाँ का राजा हूँ, सबसे पहले अधिकार मेरा है। तो उसने फंदा छीना और अपने गले में डाल दिया। अब जो है अब राजा जो है फांसी लटक गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, बताओ क्या मिली? ये शिक्षा मिली कि ऐसे राज्य में नहीं रहना चाहिए जहाँ पे कीमती वस्तु और निम्न वस्तु का एक ही दाम हो, और जहाँ न्याय की व्यवस्था चौपट हो। उस समय की राजनीतिक व्यवस्था पे करारा व्यंग था कि उस समय चाहे गलती किसी मतलब सजा देनी जिसने गलती की उसको नहीं मिलेगी, किसी को भी मिल जाएगी, क्योंकि उस समय जो है अंग्रेजी न्याय इसी तरह का कुछ था, और उसी न्याय व्यवस्था पर उन्होंने व्यंग करते हुए इस नाटक की रचना की। अब ये जो नाटक की कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई, इसको सुनाने का मेरा एक उद्देश्य था कि उन्होंने ये इसलिए बनाया क्योंकि नाटक क्या होते हैं, मंच पर मंचित होते हैं। नाटक जो है मंच पर मंचित होने के बाद ही संपूर्ण होता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जो हमारी जनता ना तो पढ़ सकती थी ना लिख सकती थी, तो देख तो समझ सकती थी ना, तो अपनी जनता को जगाने के लिए, पुनर्जागरण का काम करने के लिए उन्होंने नाटकों का सहारा लिया और हमारी सोई हुई जनता को जगाया। और इस माध्यम से हमारी हिंदी गद्य का विकास भी हुआ, हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का विकास हुआ। ठीक है, तो ये जो है हमारा भारतेंदु युग था हिंदी गद्य के विकास में। और उसके बाद आता है हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का टाइम पीरियड जो है वो 1900 से 1920 है। इस समय जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य का जो है व्याकरण सम्मत बनाने का, मतलब खड़ी बोली हिंदी को व्याकरण सम्मत बनाने का कार्य किया, यानी उसका व्याकरण उसको पूरी तरह से परिमार्जित और शुद्ध किया। और उस समय उन्होंने एक पत्रिका निकालते थे सरस्वती। 1903 में इस पत्रिका का संपादन उन्होंने करना शुरू किया, और इस पत्रिका में वो खड़ी बोली हिंदी गद्य की कविताएं, रचनाएं छापते थे। तो उस समय एक होड़ सी रहती थी कि जिसकी भी कविता जो है सरस्वती में छप जाएगी वो एक स्थापित कवि हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय सभी की ये कोशिश रहती थी कि किसी भी तरह से जो हमारी कविता है वो सरस्वती में छप जाए। तो इस तरह से अगर हम कहें हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु युग का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद द्विवेदी युग का योगदान ये है कि उन्होंने हिंदी, खड़ी बोली हिंदी को व्याकरण सम्मत किया, परिमार्जित किया, शुद्ध किया। ठीक है, और थोड़ा जो बच्चे बोल रहे कि कम समझ आ रहा है, उसका रीजन ये है इतिहास है तो उसमें आंकड़े होते हैं, फैक्ट्स होते हैं जिनको याद करना पड़ता है। ठीक है बच्चे, अब तो क्लियर हो रहा होगा। बुक मिल ही नहीं रही है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे बच्चे? आज तो क्लास है ना, पहले पढ़ तो लो। पद्य क्या होता है? पद्य ये होता है जिसमें विचार होते हैं, जैसे उपन्यास, नाटक, कहानी, ये सब पद्य हैं। और जो कविता होती, अच्छा पद, सॉरी,
गद्य नाटक, कहानी, उपन्यास उसको गद्य कहा जाता है, और जो कविता है वो पद्य कहलाती है। दोहा, चौपाई, ये सब पद्य है। पीसी अपडेट नहीं किया, क्या हुआ बच्चे? बच्चे आप लोग की हिंदी वीक है तो बताओ मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जो इतिहास है मैं तो वही बता रही हूँ ना, उसके अलावा अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो बताओ। अब इतिहास के आंकड़े तो आपको पढ़ के, अब अगर कोई कविता होती तो मैं आपको उसका भावार्थ करके समझा देती। ये तो फैक्ट्स हैं, ठीक है, तो फैक्ट्स तो याद करने से ही आएंगे। मैम मुझे हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आती है, आई एम वेरी वीक इन हिंदी राइटिंग। व्हेन इट वाज ऑनलाइन आई यूज्ड टू टेक हेल्प फ्रॉम माय फ्रेंड्स for answer. Sorry for that. I got Hindi because lackness in feeling from while taking admission in Seoul semester 1. I chose English and Hindi by mistake. Can you please tell me how can I pass in offline papers? बच्चे मैं इस तरह का आपको कोई सजेशन नहीं दे सकती। जो अब आपको हिंदी तो इम्प्रूव करनी पड़ेगी ना। लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अंधेर नगरी चौपट राजा का लेखक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु जी ने नाटक लिखे थे जनता को जागरूक करने के लिए। हाँ, जनता को जागरूक करने के लिए उन्होंने नाटक लिखे थे। एक और नाटक लिखा उन्होंने, भारत दुर्दशा, यानी भारत की दुर्दशा। वैद की हिंसा हिंसा न भवती, यानी वेदों के द्वारा जो हिंसा की जाती है वो हिंसा नहीं होती है। ठीक है, इस तरह के उन्होंने नाटक लिखे थे, और नाटक के माध्यम से उन्होंने गद्य का विकास भी किया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको द्विवेदी युग बताया। उसके बाद हमारा आता है प्रसाद युग, प्रेमचंद युग। प्रेमचंद ने उपन्यास के माध्यम से गद्य का विकास किया। बच्चों वैसे मेरी तरफ से क्लियर है, आप लोग अगर कोई और क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि देखो ये इतिहास है और इतिहास ऐसे ही याद किया जाता है। बच्चों 10th तक हिंदी पढ़ी है? हाँ, तो 10th वालों को भी मिल रही होगी ना, तभी तो दी है आप लोगों को। तो एसओएल से मिल रही है ना। मैम बहुत अच्छा समझाया, हर 2-3 पैराग्राफ के बाद सेम तरीके से समझा दीजिए। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसे वर्बली समझा दिया करूंगी। नहीं, किसी राइटर की बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में ओके। चलिए मैं अगली क्लास में आपको बताती हूँ कुछ इजी सा देख के ना। खड़ी बोली कैसी बोली होती? अरे जो भी मैं बोल रही हूँ वो खड़ी बोली है भाई। इसको खड़ी बोली हिंदी बोलते हैं, जो मैं जिस भाषा में आपसे बात कर रही हूँ। फोर्ट विलियम में हिंदी के प्रोफेसर कौन थे? फोर्ट विलियम, फोर्ट नहीं, फोर्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज में गिल क्राइस्ट। और भी राइटर्स थे इस युग के, ये नहीं है सिर्फ भारतेंदु थे। भारतेंदु सबसे मेन थे, उसके बाद राधाचरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, ये सभी राइटर्स थे। देवकी नंदन खत्री। और कोई क्वेश्चन तो नहीं? एक मिनट, खड़ी बोली, एक सेकंड रुको। खड़ी बोली कैसी बोली होती है, ये तो मैं, अच्छा चलिए ठीक है। अब मुझे लगता है आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए बच्चों, और तो कोई प्रश्न नहीं है। मे आई लीव? टाइम टाइम देखो मोबाइल में। अगर मैम डी यू
देखो ये राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रतन चंद लीडर, नूतन चरित्र, ये सभी हैं। हाँ, बहुत है। अब फाइनली आप लोगों को समझ आ गया ना, थैंक यू सो मच। देखो बच्चों, अगर इसके अलावा कुछ और कुछ भी होता मैं बहुत बढ़िया आपको समझा देती, लेकिन जो इतिहास है ना, वो इतिहास तो नहीं बदल सकते ना। हम इतिहास को कैसे चेंज कर सकते हैं? इतिहास के तो फैक्ट्स होते हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगे, जैसे हमारे नाम है किशोरीलाल गोस्वामी, राधा चरण गो, है ना, प्रताप नारायण मिश्र, है ना। एक सेकंड, देखो ये जो नाम है, अब ये देखो बच्चों, इसको जूम किया जा सकता है। ये देखो बच्चों, अब तो मैंने जूम कर दिया, इट्स ओके। देखो भारतेंदु काल के मौलिक कथा ग्रंथकारों और उपन्यासों में महत्वपूर्ण योगदान है किस किसका? ठाकुर जगमोहन सिंह का, श्याम स्वप्न का, पंडित बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा? नूतन ब्रह्मचारी और सो अजान एक सुजान। किशोरीलाल गोस्वामी ने स्वर्गीय कुसुम लिखा। राधा चरण गोस्वामी ने विधवा विपत्ति लिखा। राधा कृष्णदास ने निस्साय हिंदू लिखा। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने प्रेम कांता लिखा। रतन चंद पलीडर प्रणीत नूतन चरित्र लिखा। ये सभी उपन्यास प्राय 100 उद्देश्य यानी किसी न किसी उद्देश्य से लिखे गए थे और ये शिक्षाप्रद थे, पर कला की दृष्टि से बहुत ही दुर्बल थे। इनमें परिवार और समाज का साधारणता अच्छा अंकन हुआ है। उच्च चरित्र, वीरता, प्रेम की कथा प्रस्तुत करने वाले ये ऐतिहासिक उपन्यास भी थे, परंतु इनमें इतिहास के तथ्यों का ठीक प्रकार से निर्वाह नहीं किया गया। ठीक है। और जो द्विवेदी युग था, इसमें भी जो है मौलिक अनुदित होता है, दूसरे का ट्रांसलेट किया होता है ना, किसी और का हम जो ट्रांसलेशन करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, उसको अनुदित बोला जाता है। ठीक है। तो इस समय अधिकतर जो उपन्यास हैं वो तिलिस्म के थे, अय्यारी के थे, जासूसी के थे, रोमांस के थे, ये सब थे। उपन्यास जो है घटना प्रधान बना रहे, और अंग्रेजी में भी जो साहसिक, जासूसी, प्रेमचर्या प्रधान उपन्यासों का अनुवाद हुआ। इस युग में 3 उपन्यासकार बहुत प्रसिद्ध हुए। एक तो देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी। खत्री जी ने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ नामक तिलिस्म और अय्यारी के रोचक उपन्यास कई भागों में प्रकाशित किए। इन उपन्यासों के पहले भी भारतेंदु काल में उन्होंने नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर आदि उपन्यास लिखे। हरे कृष्ण जोहरी आदि कई लेखकों ने उनके अनुकरण पर तिलिस्मी उपन्यास लिखे। बहुत लोगों ने उनके मनोरंजक उपन्यास पढ़ने के लिए हिंदी भी सीखी। यानी ये जो उपन्यासकार थे, ठीक है, देवकीनंदन खत्री थे, ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी थे, गोपाल राम गहमरी थे, ये इतने फेमस उपन्यासकार उस समय रहे कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखना शुरू कर दिया। जो गैर हिंदी भाषी थे, उन्होंने भी हिंदी सीखी। किशोरलाल गोस्वामी ने सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। सामाजिक यानी जो समाज में से लिए गए, ऐतिहासिक यानी जो इतिहास से उठाए गए, उन पात्रों को लेके जो है इन्होंने उपन्यास लिखे। गोस्वामी जी के सामाजिक उपन्यास वस्तुतः नाम के ही सामाजिक थे। उनमें समाज की बहुत ही स्थूल और ऊपरी झलक थी, यथार्थ का चित्रण नहीं था। ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास के तथ्यों का उचित निर्वाह नहीं हुआ था। देश काल का भी उन्होंने कहीं कहीं ध्यान नहीं रखा था। उपन्यासों में समाज की कुरीतियों पर प्रहार करने का प्रयत्न किया गया था, और यत्र तत्र जो है राष्ट्र प्रेम की भावना भी उसमें थी। परंतु गोस्वामी जी के अधिकांश उपन्यास उत्तेजक, श्रृंगार से युक्त, हल्के मनोरंजन के साधन थे। गोस्वामी जी ने लगभग 65 उपन्यास लिखे, जिसमें से कुछ नाम प्रमुख है: कुसुम कुमारी, हृदय हारिणी, लवंगलता और रजिया बेगम, तारा, कनक कुसुम, मल्लिका देवी, राजकुमारी, लखनऊ की कब्र, चपला, प्रेममयी जैसे नामों में प्रकट है। ये उपन्यास नारी प्रधान है और श्रृंगारिक है। वास्तव में उनमें समाज और इतिहास के संदर्भ में कामुकता तथा विलासिता का अंकन हुआ है। उन्होंने उपन्यास नामक पत्रिका भी निकाली, जिसमें 65 बड़े छोटे उपन्यास प्रकाशित किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
गोस्वामी जी के संबंध में लिखा है कि इस द्वितीय उत्थान के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को कह सकते हैं, परंतु वस्तुतः उपन्यासकार की सच्ची प्रतिभा इनमें भी नहीं है। अच्छा बच्चों, ये अभी जैसे आप लोग बोलो कि समझ नहीं आया, अब ये जो नाम है, इन नामों को थोड़ा ना मैं बदल सकती हूँ, ठीक है। तो जो राइटर्स के नाम है वो भी वही रहेंगे, और जो उन्होंने किताबें लिखी हैं वो भी वही रहेगी, तो इसलिए जो हमें इनको बदल नहीं सकती, ठीक है। तो ये तो आपको एज इट इज याद करना ही पड़ेगा। अगर मैम क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, पहले पढ़ तो लो, तभी तो क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में कोई किसी राइटर का नाम आपको बता दूंगी। उद्भव क्या होता है, यानी उद्भव माने उत्पन्न होना, कि कब इनका जन्म हुआ। फोटो शो नहीं हो रही। अब शो हो रही है। अब अच्छा समझ में आ रहा है, थैंक यू बच्चों, आपको आ रहा है उपन्यास क्या होता है। अरे बच्चों, उपन्यास माने नोवेल होता है, कह रहे उपन्यास क्या होता है, उपन्यास माने नोवेल, ठीक है। कुछ शो नहीं हो रहा, क्या नहीं शो रहा स्क्रीन पे। नो मैम, ओके मैम, डेट्स के नोट्स। चलो बच्चों, अब मैं लीव कर रही हूँ, मेरा टाइम हो गया है, ठीक है, बाय। देखना कौन